नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसदीय खबरों के इस बेहद खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज 14 सितंबर से हो रहा है। उच्च सदन का 252वां और 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। मॉनसून सत्र के एजेंडे में क्या कुछ होगा खास, बताएंगे आपको। कोरोना संकट के कारण इस बार मॉनसून सत्र के संचालन के दौरान कई बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज के इस अंक में इन सभी पर होगी बात। साथ ही विस्तार से नजर डालेंगे विभिन्न संसदीय समितियों के कामकाज पर। इसके अलावा होगी संसदीय व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी और अहम खबरें। आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की बैठकें 14 सितंबर से आहूत की हैं। कोरोना संकट के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार 14 सितंबर से अलग अंदाज में मॉनसून सत्र चलेगा। उच्च सदन का ये 252वां और 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र होगा। सत्र के दौरान उच्च सदन में उन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ भी दिलाया जाएगा जो कि पहले शपथ नहीं ले सके थे। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों को पारित कराने के साथ ही अध्यादेशों का भविष्य भी तय होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के मॉनसून सत्र को 14 सितंबर से आहूत किया है, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर दोनों सदनों को विशेष तैयारियां करनी पड़ी हैं। संसदीय इतिहास में पहली बार एक पूरा सत्र अलग अलग समय में होगा। इसमें पहले दिन यानी 14 सितंबर को लोकसभा की बैठक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और राज्यसभा की बैठक 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। बाद के दिनों में सुबह उच्च सदन की बैठक होगी, जबकि दोपहर बाद लोकसभा की। सावधानियों के मद्देनजर संसद परिसर में प्रवेश नियमों को कड़ा बनाया गया है। संसद सत्र के दौरान सरकार कई विधायी कामों को अंजाम देना चाहती है। प्राथमिकता वाले विधेयकों में 6 ऐसे विधेयक भी हैं जिनको लोकसभा से पारित कर राज्यसभा भेजा गया है, जबकि 2 विधेयक ऐसे हैं जिनको राज्यसभा पारित कर लोकसभा भेज चुकी है। लोकसभा में 2 वित्तीय विधेयकों को भी मंजूरी मिलना है। इनमें सप्लीमेंट्री मांग और अतिरिक्त व्यय की मंजूरी शामिल है। उच्च सदन में एक बेहद अहम काम 14 सांसदों को शपथ दिलाना है। 22 जुलाई को सभापति ने 45 सांसदों को शपथ दिलाई थी, लेकिन 14 सांसद शपथ लेने नहीं आ सके थे। हाल ही में केरल और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव में भी 2 सांसद जीते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान 18 बैठकों में सरकार की प्राथमिकता में करीब 1 दर्जन विधेयक हैं। इनमें पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019 भी है, जिस पर संयुक्त समिति तेजी से काम कर रही है। 11 अध्यादेशों का भविष्य भी इसी सत्र में तय होना है। इनमें से 3 कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। श्रम सुधारों से जुड़ी 3 संहिताओं पर भी संसद की मुहर लगनी है। प्रमुख अध्यादेश जिनको विधेयक के रूप में संसद की मंजूरी लेनी है, उनमें सांसद वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020, महामारी संशोधन अध्यादेश 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन अध्यादेश 2020, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020, किसान वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 शामिल हैं। मॉनसून सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सचिवालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न सहयोगी विभागों के साथ बैठकर तैयारियों का आकलन कर चुके हैं। सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच के साथ अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और लोकसभा राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों सहित संसद भवन परिसर में अन्य सहयोगी विभागों के लोगों को कोरोना जांच करानी होगी। सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चेंबर में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन, दीर्घाओं में ऑडियो कंसोल, संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को जोड़ने वाले विशेष केबल समेत कई अन्य तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। इसकी एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जरूरी होगा तो कर्मचारियों की संख्या भी सत्र के दौरान सीमित होगी।
विपक्ष की ओर से चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही वो कोरोना महामारी और आर्थिक हालात, बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक में इसका खुलासा होगा कि वास्तव में कितने विधायी मामलों को सरकार आगे रखेगी और कितनी चर्चाओं को कराया जा सकेगा, क्योंकि 18 बैठकों में काफी सावधानी के बीच भारी भरकम कामकाज प्रस्तावित है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोविड के मद्देनजर राज्यसभा सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक, केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव, रक्षा अनुसंधान सचिव के साथ व्यापक चर्चा की गई। सभापति ने सदस्यों की यात्रा संबंधी कठिनाइयों पर भी विचार विमर्श किया। विस्तृत चर्चा के बाद सभापति ने किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए संसद के सभी सदस्यों के कोविड परीक्षण की बात कही। मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों की स्वास्थ्य सुरक्षा बिंदुओं और परेशानी मुक्त यात्रा पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। सभापति ने सत्र के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाने वाले सांसदों के क्वारंटीन संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श किया, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सांसदों की यात्रा को बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के साथ बात की जाएगी। संभावित संक्रमण के किसी भी जोखिम से बचने के लिए सांसदों के परिवार के सदस्यों, ड्राइवरों समेत अन्य कार्मिक कर्मचारियों को भी कोविड-19 का परीक्षण करवाने की सलाह दी गई। साथ ही सचिवालय के सभी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और सदन की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी कोविड का परीक्षण कराने की बात कही गई है, जिसके बाद आईसीएमआर को सभी के कोविड परीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। गृह सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि संसद सत्र शुरू होने के 72 घंटों के भीतर परीक्षण करवा लेना चाहिए और दिल्ली आने के बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो खुद को क्वारंटीन रखना चाहिए। साथ ही अगर सत्र के दौरान कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको सदन में उपस्थित नहीं होना चाहिए। बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने स्पष्ट किया कि 12 घंटे तक लगातार मास्क पहनना बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने कहा, हालांकि राज्यसभा कक्ष और दीर्घाओं में बैठने की व्यवस्था को शारीरिक दूरी के मानदंड के अनुरूप बनाया गया है, लेकिन सदस्यों को फिर भी एहतियात बरतनी होगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सुझाव दिया कि सामने सामने की बातचीत से बचने के लिए दोनों सदनों की कक्षाओं में संसद सदस्यों की आवाजाही को एक तरफा बनाया जा सकता है। राज्यसभा सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय के परामर्श से संसद भवन परिसर में लोगों की न्यूनतम आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि संसद के सेंट्रल हॉल में प्रवेश राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों तक सीमित होना चाहिए और वो भी तब जब सदन में सत्र हो। बैठक में डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी ने डीआरडीओ की ओर से दी जाने वाली स्वच्छता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संभाले जाने वाले विभिन्न संसदीय पत्रों को सैनिटाइज करने के लिए खास तौर पर तैयार पैराबैग्नी बक्से का प्रावधान शामिल है। साथ ही सदस्यों की कारों और अन्य वस्तुओं को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा। डीआरडीओ सभी सांसदों को मल्टी यूटिलिटी कोविड किट भी प्रदान करेगा और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल है। साथ ही सभापति के दोनों तरफ खड़े मार्शल को फेस शील्ड पहनने की सलाह दी गई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और इस बाबत विस्तृत सूचना जारी होगी। चुनाव की तारीख तय करने संबंधी सूचना राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा की ओर से संसदीय समाचार भाग 2 में प्रकाशित कर दी गई है। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 13 नामी गिरामी हस्तियां इस पद पर आसीन रहीं। इस क्रम में ये 21वां चुनाव होगा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उच्च सदन में उपसभापति का चुनाव होगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस निर्वाचन के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है। उपसभापति का पद 9 अप्रैल 2020 के बाद से खाली है।
सभापति ने राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के तहत ये तिथि तय की है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी। मॉनसून सत्र में उपसभापति के चुनाव पर पहले से ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन ये चुनाव आम सहमति से होगा या फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आएगी। इसे लेकर अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उपसभापति पद के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और विपक्षी बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे, लेकिन बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। इस बीच में हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर से निर्वाचित हो चुके हैं। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है और कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभानी होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति पद के लिए चुन सकती है जब ये पद खाली हो। उपसभापति पद पर आसीन सदस्य की सदस्यता पूरी होने, इस्तीफा देने या सदस्यता से हटाने के साथ ही उपसभापति का कार्यकाल भी रिक्त हो जाता है। राज्यसभा में उपसभापति पद पर निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो तिथि तय करते हैं। महासचिव की ओर से इस बाबत सदस्यों को सूचना दी जाती है। ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ कीर्ति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के लिखित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अतारांकित प्रश्नों के लिखित जवाब के लिए दोनों सदनों में सांसदों ने नोटिस देना शुरू भी कर दिया है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आवंटन किया गया है और संबंधित मंत्रालयों को 5 समूहों में बांटा गया है। मॉनसून सत्र के दौरान लिखित जवाब के लिए सांसद अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं दे सकते हैं। राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों को इस बारे में सूचित किया है। इससे पहले यह तय हुआ था कि उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन अब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिनों का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें संबंधित मंत्री सवालों का लिखित जवाब देंगे। इसके लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को 5 समूहों में बांटा गया है। इसी हिसाब से सभी बैठकों के दिन जवाब का क्रम भी तैयार किया गया है। पहले समूह के तहत कोयला, रक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारी उद्योग, जल शक्ति, एमएसएमई, खान, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को शामिल किया गया है। इन मंत्रालयों से संबंधित अतारांकित प्रश्नों के जवाब 14, 19, 24 और 29 सितंबर को दिए जाएंगे। दूसरे समूह के तहत वित्त, आयुष, कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यटन मंत्रालय को शामिल किया गया है और इन मंत्रालयों से जुड़े सवालों के लिखित जवाब 15, 20, 25 और 30 सितंबर को दिए जाएंगे। समूह 3 में नागर विमानन, गृह, आवासन और शहरी कार्य, श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और इस्पात मंत्रालय को शामिल किया गया है और इन मंत्रालयों से संबंधित अतारांकित सवालों के जवाब 16, 21, 26 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिए जाएंगे। चौथे समूह के तहत प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा, संचार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी, विदेश, शिक्षा, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, योजना, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, वस्त्र, जनजातीय कार्य, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े जवाब 17, 22 और 27 सितंबर को दिए जाएंगे। समूह 5 में कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, रेल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को शामिल किया गया है और इन मंत्रालयों से जुड़े अतारांकित प्रश्नों के जवाब 18, 23 और 28 सितंबर को दिए जाएंगे। उच्च सदन में किसी एक दिन के लिए लिखित उत्तरों के लिए शामिल सवालों की कुल संख्या 160 तक सीमित रहती है और प्रश्नों के लिए एक पखवाड़े पहले सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू के आदेश से इसमें बदलाव संभव है। इसी क्रम में फिलहाल राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों से अतारांकित प्रश्नों की सूचना ऑनलाइन भेजने का अनुरोध किया है।
हालांकि नोटिस ऑफिस में लिखित नोटिस की परिपाटी भी जारी रहेगी। ऑनलाइन नोटिस की सूचनाएं महासचिव को संबोधित होंगी, जिसमें संबंधित मंत्री और उत्तर की तारीख का उल्लेख होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के नाते किए जा रहे उपायों के तहत इस दफा संसद में पब्लिक गैलरियों में किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान प्रेस गैलरी को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर और गैलरियों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उच्च सदन के सांसदों को बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। इस नाते पब्लिक गैलरी के पास जारी नहीं होंगे। सचिवालय की नोटिस ऑफिस की ओर से इस बाबत एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों को गैलरियों के पास का अनुमोदन न करने को कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं से छात्रों और अधिकारियों के लिए पास जारी करने का अनुरोध न करने को कहा है, क्योंकि गैलरियों की उपलब्धता 252वें सत्र के दौरान नहीं होगी। और इन तमाम खबरों के साथ संसद इस हफ्ते के आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।